हेलो फ्रेंड्स, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के इस सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स से हमको ये स्टडी स्टार्ट करनी है अपने सेकंड वीडियो में। सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे बैंकर्स थे, बहुत सारे ट्रेडर्स थे जो कि फाइनेंस का काम करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में, एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर के काम में। तो ये बैंकर्स हुआ करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल श्रॉट एंड चेटियार्स, ये जो हैं उन्हीं बैंकर्स में से एक थे। जस्ट लाइक द यूरोपियन कॉलोनाइजर्स, इंडिया के जो बैंकर्स थे, मनी लेंडर्स थे, ट्रेडर्स थे, इन्होंने भी उन्हीं यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने अपना फ्लरिशिंग बिजनेस इस्टेब्लिश किया और बिजी पोर्ट्स जहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड होता था वहाँ पर इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। ये लोग लोकली प्रोड्यूस्ड एंड इम्पोर्टेड गुड्स टूरिस्ट्स को बेचा करते थे, बेचना स्टार्ट किया और टूरिस्ट का नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ जो पैसेंजर्स को कैरी करने वाले जो शिप्स थे, नाउ दे हैड बिकम सेफ़र, नाउ दे हैव बिकम मोर कंफर्टेबल ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। इस कारण लोग टूरिस्ट बराबर ट्रैवल कर रहे थे एंड ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टूरिस्ट, दिस इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन मनी लैंडर्स, दे ऑल्सो बिगैन टू ट्रेड इन द locally produced goods and imported goods both। ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इसके कारण वहाँ के जो कॉटन मैन्युफैक्चरर्स थे, इन्होंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया और इनके देशवासी इनका प्रोडक्शन ख़रीद लें, इसलिए इन्होंने अपने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि ये कॉटन इंपोर्ट पर बैन लगा दे और इस तरह से लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करे ताकि दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द होम मार्केट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने यहाँ टैरिफ इम्पोज कर दिए, जिसके कारण ब्रिटेन में कॉटन्स का, फाइन कॉटन का इंपोर्ट रुक गया। इंडिया से होने वाला जो कॉटन का एक्सपोर्ट था जो कि ब्रिटेन जाता था, वो स्टॉप हो गया। इस तरह से इंडिया का नुकसान अलग हुआ और ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफिट हुआ इन देयर होम मार्केट। उनके गुड्स ब्रिटेन में भी बिकने लगे और वहाँ से इंडिया आके भी बिकने लगे। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने इंडियन मार्केट को पूरा भर दिया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में इंडियन एक्सपोर्ट पर तो रोक लगा दी थी, लेकिन ब्रिटेन से आने वाले इंपोर्ट पर कोई रोक नहीं लगाई थी, बल्कि उस पर कोई टैक्स नहीं था। और इस कारण ब्रिटेन से आने वाले जो प्रोडक्ट्स थे, दे वर चीपर दैन द इंडियन मेड गुड्स। ब्रिटेन से जो एक्सपोर्ट इंडिया आते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, जबकि ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया से जाने वाला जो माल था वो बहुत कम होता था और उसको ख़रीदने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ता था। तो हम कहते हैं कि ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस विथ इंडिया। यू नो ट्रेड सरप्लस, व्हेन एनी कंट्री एक्सपोर्ट मोर एंड इम्पोर्ट वेरी लेस, देन इट इज़ इन ट्रेड सरप्लस। दुनिया में कुछ देश ऐसे भी थे जहाँ से ब्रिटेन को ज़्यादा माल अपने यहाँ इंपोर्ट करना पड़ता था, उसमें उससे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था, उससे उसका जो घाटा होता था उस घाटे को ब्रिटेन पूरा करता था इंडिया से होने वाले ट्रेड से, जहाँ की इसको ट्रेड सरप्लस में था ये, और अन्य देशों से ट्रेड डेफिसिट में हुआ करता था, तो उसे ये बैलेंस कर लेता था। इंटर वॉर इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो ड्यूरिंग द पीरियड 1914 to 18, जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेनली तो यूरोप में लड़ा गया, लेकिन इसका प्रभाव दुनिया भर में पड़ा क्योंकि इसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रभाव सारी दुनिया पर पड़े थे। ब्रिटेन वाज फाइटिंग द वॉर एट मैनी फ्रंट्स। वॉर टाइम में बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक साइड में एलीज थे, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, जिसमें कि बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ज्वाइन कर लिया था, और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थे
जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर कहते हैं, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस का यूज़ हुआ। मशीन गन्स, टैंक्स, एरोप्लेन्स, केमिकल वॉरफेयर, इन सब का बड़े स्केल पर यूज़ हुआ था। जिन सोल्जर्स और सिविलियंस की डेथ हुई उनमें अधिकतर वर्किंग एज के लोग थे, जिस कारण यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एबल बॉडीड वर्क फोर्स की कमी हो गई। दोज पीपल हैड डाइड। सिंस ब्रिटेन की कॉलोनीज सारी दुनिया में थी, बहुत सारे देशों में थी, इसलिए फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन को बहुत सारे फ्रंट्स पर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन को बहुत लार्ज अमाउंट में मनी की ज़रूरत पड़ी। अमेरिकन बैंक से इसने पैसा लिया और फ्रॉम द पब्लिक ऑल्सो। इस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स जो था, इसने इतना ज़्यादा क्रेडिट किया, इतना ज़्यादा पैसा दिया कि इंटरनेशनल डेटर से यूनाइटेड स्टेट की पोजीशन बदल के एक इंटरनेशनल क्रेडिटर की हो गई, क्योंकि इसने ब्रिटेन को इतना ज़्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट किया। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो इम्पैक्ट की बात करें ब्रिटेन पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की पोजीशन इंडियन मार्केट में टॉप पर नहीं रह पाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन का कंपटीशन जापान से होने लगा। ड्यूरिंग द वॉर तो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड थी, लेकिन जब वॉर ख़त्म होने के बाद डिमांड ऑफ गुड्स कम हो गई, जिसके कारण प्रोडक्शन कम हुआ और इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। गवर्नमेंट को वॉर से होने वाले लॉस को पूरा करने के लिए टैक्सेस इम्पोज करने पड़े बहुत सारे। ये एक रीज़न था अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का। पोस्ट वॉर रिकवरी, यानी कि वॉर के बाद होने वाली रिकवरी की अगर बात की जाए, तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ब्रिटेन के लिए अपनी पुरानी पोजीशन को प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो गया था इन द इंडियन मार्केट, और साथ ही साथ जापान जो था इससे कंपटीशन में आ गया था। इंटरनेशनल कंपटीशन विद जापान आल्सो क्रिएटेड ट्रबल टू ब्रिटेन। ड्यूरिंग द वॉर के पीरियड को तो हम एक इकोनॉमिक बूम बोलते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ी थी बहुत सारी चीज़ों की जो कि वॉर आइटम्स थे, तो इनका प्रोडक्शन बढ़ा था, इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा था। लेकिन वॉर ख़त्म होने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। वॉर के पहले यूरोप जो है वीट का बहुत बड़ा सप्लायर हुआ करता था वर्ल्ड मार्केट में, लेकिन ड्यूरिंग द वॉर वीट प्रोडक्शन इसका कम हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ऑन द अदर हैंड अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा, इंक्रीज़ किया। वॉर ख़त्म होने के बाद यूरोप ने अपने प्रोडक्शन को फिर से बढ़ाया, वीट प्रोडक्शन इसका फिर से बढ़ा। तो वीट प्रोडक्शन बढ़ने के कारण, प्रोडक्शन जब ज़्यादा हुआ तो प्राइसेस इसके फॉल हो गए। प्राइसेस कम होने के कारण गांव में लोगों की इनकम कम होने लगी, और फार्मर्स जो थे, जो कि वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे, ये कर्ज में डूबते चले गए। देयर कंडीशन बिकेम वेरी पुअर। अब यहाँ पर मास प्रोडक्शन की बात आती है। मास प्रोडक्शन वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। ड्यूरिंग द 1920s अमेरिका में मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। मास प्रोडक्शन का जब हम नाम लेते हैं तो हेनरी फोर्ड का नाम पहले उभर कर सामने आता है, जो कि बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर थे अमेरिका के। तो हेनरी फोर्ड की बात आती है, जिन्होंने कि कार का मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया। हेनरी फोर्ड ने कार का फर्स्ट मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और मास प्रोडक्शन के कारण यू कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारे लिए बहुत आसान है समझना कि किसी भी चीज़ का जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होता है तो उसका कॉस्ट कम हो जाता है। तो मास प्रोडक्शन के कारण कॉस्ट कम हुआ, प्राइसेस जो थे कम हुए, प्राइस कम होने के कारण इनकी सेल बढ़ी। तो बहुत सारी ऐसी आइटम्स जिनमें इंजीनियरिंग गुड्स जिन्हें हम कहते हैं, मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स, रेडियोज़, रेफ्रिजरेटर्स, ग्रामोफोन्स,
बहुत सारी चीज़ों की सेल बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण लोगों को हाउसिंग की ज़रूरत थी। हाउस होल्ड गुड्स विभिन्न प्रकार के जिनकी ज़रूरत थी, तो इसमें बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स ने लार्ज इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट किए हाउसिंग में, हाउस होल्ड गुड्स में, और इस तरह से एम्प्लॉयमेंट का एक फिर से साइकिल चला और इसमें लोगों को इनकम हुई। जितना ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनका रिटर्न, उनका प्रॉफिट भी बढ़ता गया। सो अगेन दे इन्वेस्टेड, कंजम्पशन बढ़ने लगा, सेल बढ़ने लगी और इस तरह से इन्वेस्टमेंट फिर से बढ़ने लगा। इसके कारण लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से कॉमन लोगों की इनकम भी बढ़ी। तो वी कैन सी कि मास प्रोडक्शन का प्रभाव ट्रेडर्स पर, इन्वेस्टर्स पर और कॉमन पीपल पर भी पड़ता गया। इट वाज वेरी हेल्पफुल, वेरी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। लेकिन इस पीरियड के बाद हम देखते हैं कि 1929 आते आते ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। इसे हम ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 कहते हैं। एक ऐसी ग्लोबल मंदी का दौर आया। ड्यूरिंग दिस पीरियड मनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रोडक्शन कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गया, लोगों की इनकम कम होती चली गई, व्यापार ख़त्म होता चला गया। और इसका मेन रीज़न जो था ओवर प्रोडक्शन जो होता चला गया। जब मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो प्रोडक्शन बढ़ा और इसने प्रोडक्शन ने बढ़ के ओवर प्रोडक्शन का रूप ले लिया। एंड ड्यू टू दिस ओवर प्रोडक्शन द डिप्रेशन वाज कॉज्ड। अमेरिका ने दुनिया के बहुत सारे देशों को हेल्प किया इन्वेस्टमेंट के लिए लोन देकर। लेकिन जब अमेरिका ने अपने लोन्स को विड्रॉ कर लिया तो जो ग्लोबल लेवल पर जो दुनिया के तमाम देशों ने जो इन्वेस्टमेंट किए थे वो सब प्रभावित हो गए, वो सब ख़त्म हो गए। क्योंकि अधिकतर देशों ने जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसके बैकग्राउंड में लोन्स थे फ्रॉम द अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स के वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के कोलैप्स होने के बाद यहाँ के बैंक्स ने अपनी डोमेस्टिक लेंडिंग को कम कर दिया और अपने लोन्स को वापस लेने के लिए नोटिस दिया। लोगों ने अपने पैसे निकालने स्टार्ट कर दिए। इसका कारण वर्ल्ड शेयर मार्केट पर इसका प्रभाव पड़ा। ये जो ग्रेट डिप्रेशन था इसका प्रभाव इकोनॉमी के साथ साथ सोसाइटी पर पड़ा, पॉलिटिक्स पर पड़ा और दुनिया के तमाम देशों के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस जो थे उस पर भी ग्रेट डिप्रेशन का प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि लोगों के ऊपर इंडिविजुअली भी इसका प्रभाव पड़ा और ये प्रभाव बहुत ही गहरा था। इट लेफ्ट इट्स इम्प्रिंट्स। कॉजेज़ ऑफ ग्रेट डिप्रेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर यानी वर्ल्ड वॉर के बाद वाली जो सिचुएशन थी उस समय की जो इकोनॉमी थी वर्ल्ड की वो स्टेबल नहीं थी। इट वाज वेरी डेलिकेट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ना होके ओवर प्रोडक्शन जो हुआ दैट वाज अ प्रॉब्लम। ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन प्राइसेस फॉल हो गए, इतने ज़्यादा फॉल हो गए कि फार्म में पैदा होने वाला सारा प्रोडक्शन ख़राब हो गया, लेकिन कोई ख़रीदने वाला नहीं था। वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ ने अमेरिका से लोन लिए हुए थे, ये भी एक रीज़न था। फाइनेंशियल क्राइसिस, वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण अमेरिकन ट्रेडर्स और लेंडर्स का जो पैसा था वो the people became panicked, people became worried because the prices of their shares were falling down due to the depression। तो बैंक्स bankrupt हो गए और बहुत सारे बैंक्स क्लोज डाउन हो गए। यूएसए में भी और यूरोप के तमाम देशों में भी, क्योंकि अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं कर पा रहे थे। डिपॉजिटर्स को रिपे करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, ये अपने लोन्स को कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। शायद ये कंडीशन इस तरह की ना होती, द कंडीशन कुड हैव बीन कंट्रोल्ड, लेकिन वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन के कारण जो कैपिटलिस्ट पैनिक हो गए और इन्होंने अपने शेयर्स बेचने स्टार्ट कर दिए, इसलिए तमाम शेयर्स के भी दाम और गिरने लगे और
डिप्रेशन और बुरे से और भी ज़्यादा बुरा और भी सीरियस होता चला गया। इंडिया पर ग्लोबल ग्रेट डिप्रेशन का प्रभाव अगर देखें तो ब्रिटिश पीरियड में इंडिया जो है एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सपोर्ट करता था, रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट करता था और केवल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का इंपोर्ट करता था। तो डिप्रेशन का प्रभाव इंडिया पर बहुत जल्दी पड़ा, बहुत ज़्यादा पड़ा। जो इंडियन फार्मर्स थे और जो पीजेंट्स थे उनकी कंडीशन कॉमन मैन से ज़्यादा प्रभावित हुई। डिप्रेशन के कारण एग्रीकल्चरल प्राइसेस बहुत ही गिर गए थे, जिसके कारण इन पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए अपने रेंट्स, अपने टैक्सेस पे करना भी मुश्किल हो रहा था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया कि हम अपने रेवेन्यू डिमांड को कम नहीं करेंगे, यू विल हैव टू पे द रेवेन्यू एट एनी कॉस्ट। इंडिया के जो पीजेंट्स थे वो कर्ज में डूबते चले गए। जो भी थोड़ी बहुत उनकी सेविंग्स थी वो सब यूज़ अप हो गई। इन्होंने अपनी ज़मीन को गिरवी रखा, जो भी घर में जो भी कुछ था सब कुछ बेच के इन्होंने किसी भी तरह से अपने जीवन को गुजारने के लिए अपने इम्पोर्टेंट चीज़ों को बेचा और एनी हाउ दे सर्वाइव्ड ओनली। अब हम पोस्ट वॉर एरा की बात करेंगे। पोस्ट वॉर एरा का मतलब वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे रीबिल्ड हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद नियरली 2 डिकेड्स के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ और इसमें होने वाला लॉस और भी ज़्यादा इनॉर्मस था, डिस्ट्रक्शन और भी ज़्यादा वास्ट था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन द एक्सिस पावर्स, जिसमें कि जर्मनी, इटली एंड जापान आते थे, एंड द एलीज, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आते थे। ड्यू टू वॉर लार्ज अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन हुआ। सोसाइटी सोशल डिसरप्शन बहुत बड़े लेवल पर हुआ। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन को प्रभावित करने वाले 2 मेन फैक्टर्स थे। पहला था यूनाइटेड स्टेट्स का एक डोमिनेंट पावर के रूप में इमरजेंस। यूनाइटेड स्टेट्स बिकेम अ बिग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्ट। और दूसरा था सोवियत यूनियन इमर्जिंग एज द अदर सुपर पावर। तो हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू 2 ब्लॉक्स नाउ। वन was the Soviet Union and the supporting nations and other as the United States। इस तरह से ये 2 सुपर पावर्स ने वर्ल्ड को फिर से एक बार डिवाइड किया। हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस जो थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं, दे वर क्रिएटेड ताकि अब वर्ल्ड इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो पाए इन एन ऑर्डरली मैनर। तो इनको बनाया गया। पोस्ट वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा की बात की जाए तो इसमें ये जो है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कहे जाते हैं। तो इसमें IMF एंड वर्ल्ड बैंक वर क्रिएटेड। एक्चुअली ब्रेटन वुड्स ये USA के एक होटल का नाम है। इस होटल में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी इन 1944 और नेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जो थी, इट वाज हेल्ड हियर, और वहीं से ये नाम आता है ब्रेटन वुड्स। वहाँ जो एग्रीमेंट हुआ इसे हम कहते हैं ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट हुआ था स्टेबल इकोनॉमी के डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए पूरे वर्ल्ड में। IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। और ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था, हम कहते हैं कि इट वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, क्योंकि एक्सचेंज रेट जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती।
अब 1950s एंड 1960s के पीरियड में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, जो फास्ट ग्रोथ की, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ तक ही लिमिटेड रही एंड मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस कुड नॉट बेनिफिट। तो डेवलपिंग नेशंस को चूँकि इससे विशेष बेनिफिट नहीं हो पाया, इसीलिए इन्होंने अपने आप को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज़ किया। इसे हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ 77 और G77। G77 ग्रुप में अपने आप को डेवलपिंग नेशंस ने ऑर्गेनाइज़ किया ताकि ये एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बना सकें। तो G77 was created to demand a new इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसे बोलते हैं NIEO। और इसका रीज़न यही था कि they were not benefited from the fast growth just like the western countries। ये जो डेवलपिंग नेशंस थे, ये चाहते थे कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना रियल कंट्रोल हो, क्योंकि इनके जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनका एक्सप्लॉइटेशन डेवलपिंग नेशंस कर रहे थे। तो NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के द्वारा ये जो डेवलपिंग नेशंस थे वो चाहते थे कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज पर उनका अपना कंट्रोल हो पाए। दे वांटेड मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस, मोर हेल्प फॉर द डेवलपमेंट। और ये चाहते थे कि उनका जो रॉ मटेरियल है जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है उसका इनको अच्छा प्राइस मिले और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनका बेटर प्राइस मिले, बेटर एक्सेस मिले। फॉर ऑल दिस पर्पसेस द NIEO वाज क्रिएटेड। अब हम देखते हैं कि ब्रेटन वुड्स का जो था एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 1970s के बाद से हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड जो था पूरे देश में, इन द होल वर्ल्ड, द इंडस्ट्रियल सेगमेंट began to face unemployment, large scale unemployment। और ये बढ़ता गया 1970 से और 1990 तक ये बहुत ही हाई रहा अनएम्प्लॉयमेंट। ये कंडीशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में पाई गई 1970s के लास्ट से। तो हम देखते हैं कि 1970s के लास्ट से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो थे, बहुत बड़ी बड़ी जो फर्म्स थी, MNCs थी, इन्होंने अपने प्रोडक्शन को अपने देश से बाहर निकल के शिफ्ट करना स्टार्ट किया दूसरे देशों में, और ख़ास करके ऐसे देशों में जहाँ पर उनको लेबर चार्जेस, वेजेस बहुत कम देना पड़े। तो इनका प्रोडक्शन शिफ्ट होने लगा और ये पोजीशन सारे दुनिया में देखी जाने लगी। ख़ास करके इन्होंने अपने प्रोडक्शन को चाइना में शिफ्ट किया ड्यू टू लेस लेबर चार्जेस। बहुत सारे MNCs ने वर्ल्ड मार्केट पर अपना अधिक से अधिक कब्ज़ा करने के लिए इन्होंने चाइना की ओर अपना रुख किया। चाइना बिकेम एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर MNCs, क्योंकि वहाँ पर इनको लो वेजेस दे के ये अपना प्रोडक्शन करवा सकते थे। इस तरह से इंडस्ट्रीज़ को लो वेज कंट्रीज़ में दोबारा लोकेट किया गया और इस फैक्टर ने वर्ल्ड ट्रेड को और कैपिटल फ्लो को प्रभावित किया इन द होल वर्ल्ड। काइंडली वॉच द थर्ड वीडियो फॉर द रिमेनिंग पोर्शन। थैंक यू।